नमस्कार। आज आप सुनेंगे श्री राजेश कमाल जी की एक रचना समंदर की लहरें। तो शुरू करें कहानी। उस दिन मैं आखिरी दफ़ा समंदर के बीच पर गया था। उस मंजर को देखकर वहाँ फिर जाने की आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाया। यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे सब उस रात वहाँ घटित हुआ था। कुछ हुआ हो या नहीं हुआ हो, मगर वह सब मेरे मन मस्तिष्क में एक खौफ के रूप में अंकित है। मैं चाहकर भी उसे नहीं निकाल पाता। मेरे कुछ दोस्त कई बार बीच पर जाने की जिद कर चुके हैं। मैं हर बार उन्हें मना कर देता हूँ। उनको कई बार मैं अपनी कहानी सुना चुका हूँ, परंतु वे उसे हंसी में उड़ा देते हैं। जब मुझे यकीन नहीं है तो भला उनको यकीन कैसे दिलाता। मगर वह खौफ यकीन करने पर मजबूर करता है। बीच पर हुआ वह वाक्य मैं आपको शुरू से बताता हूँ। हो सकता है कम से कम आप तो मेरी बात पर यकीन कर लें। वैसे आप यकीन ना भी करें तो मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुझे आपसे उम्मीद भी यही है। एक अविश्वसनीय कहानी सुनाने का अपना एक अलग ही लुत्फ़ है। समंदर के गर्म में सूरज डूब रहा था। सूरज के डूबने को पर्यटक अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर रहे थे। अपने भीतर सूरज को दबाकर समंदर और भी बेचैन हो उठा। उसकी बेचैनी लहरों पर सवार होकर रेतीले तट पर पछाड़ खा रही थी। मैं अपनी मर्यादा को लांघने की कोशिश में हर पल कुछ इंच आगे बढ़ता जा रहा था। अंधेरे ने समंदर की गीली पीठ पर भी अपनी चादर बिछा दी थी। बीच पर लगी हुई लाइटें जल उठी। इससे एक हल्का पीला रंग आसपास समंदर के कैनवास पर पुत गया था। आसमान में कुछ तारों के साथ कम ऊंचाई पर उड़ रही थोड़ी थोड़ी देर से आने जाने वाली हवाई जहाज़ों की बत्तियां चमचमा रही थी। अब लोग अपनी मस्तियां छोड़ कर आहिस्ता आहिस्ता बीच को खाली करते जा रहे थे। लोगों का कोलाहल कम हुआ तो समंदर का शोर उभरने लगा। अब तो छिटपुट कुछ प्रेमी युगल इधर उधर अपनी सरगोशियों में डूबे दिखाई दे रहे थे। चाट पकोड़े वाले व फेरी वाले भी वहाँ से निकल चुके थे। मैं वहीं एक तरफ अपना छोटा सा झोला धरकर बैठ गया। मुंबई महानगर की चिल्पो भाग दौड़ और धक्कम पेल से परेशान होकर मैं यहाँ अक्सर आ जाता हूँ। जब भी मेरे मन को कोई चोट लगती है तो मैं समंदर के पास आ जाता हूँ, जहाँ मुझे एक अजीब सी ठंडक मिलती है। इसका विस्तार मुझे अपनी ग्रंथियों और क्षुद्रताओं से मुक्त करता है। मैं कभी कभी तो आधी रात तक यहीं बैठा रहता हूँ और इसे अपने रोम रोम से पीता रहता हूँ। मगर मेरी प्यास तो समंदर से भी बड़ी है और यह मुझे हर बार प्यासा ही लुटा देता है। मैंने अपना मोबाइल निकाला और चेक किया। दोस्तों के ढेर सारे मैसेज और चुटकुले आए हुए थे। कुछ पढ़े, मगर मेरे चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कान नहीं आ पाई। इस समय रात के 10 बजने वाले थे। अब आसपास प्रेमी जोड़े भी नहीं दिखाई दे रहे थे। कुछ देर यूं ही शून्य में देखते हुए बैठे रहने के बाद मैंने उठकर पानी के पास चहलकदमी शुरू कर दी। मैं चलता हुआ कुछ दूर निकल गया। लहरें मेरे कदमों को चूमती हुई वापस लौट जाती, मगर मेरा ध्यान उनकी चूलबाजी पर नहीं था। एक अजीब सी उदासी मन पर तारी थी। इसका वैसे तो कोई ख़ास कारण नहीं था, बस इतना ही कि मेरे ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की ने आज मुझे अपनी हद में रहने की नसीहत दे डाली थी। उसने ये भी कहा था कि मैं उसे अपने प्रेम जाल में फंसाना चाहता हूँ, जबकि उसी ने कहा था कि मैं उसे बहुत अच्छा लगता हूँ और उसे मुझसे घंटों बातें करना बिल्कुल भी बोर नहीं करता। मगर इन कुछ दिनों से उसका व्यवहार मेरे साथ
बहुत रूखा हो गया था। फ़ोन भी नहीं उठाती थी और मेरा व्हाट्सएप भी ब्लॉक कर दिया। ऑफिस में जब भी इस संबंध में पूछता तो गोल मोल जवाब देती। वहाँ काम भी इतना होता था कि बात करने का मौका ही नहीं मिलता था। वह हर पल अब चिड़ी सी रहने लगी। पहले तो मैंने सोचा कि काम की अधिकता की वजह से ये चिड़चिड़ापन हो सकता है, मगर आज जब उसने मेरी नीयत को लेकर रूबरू ये कड़वी बात कही तो मुझे बहुत बुरा लगा। दिल को बड़ी ठेस लगी और मैं ऑफिस से सीधा घर जाने के बजाय यहाँ बीच पर आ गया। आखिर उसने इतना गलत क्यों समझा? हाँ, मुझे भी वो कुछ अच्छी लगने लगी थी, मगर फंसने फंसाने का तो मेरा कोई इरादा नहीं था। अगर मेरी नीयत में उसे खोट नज़र आया तो ये बात तो उस पर भी लागू होती है, क्योंकि मुझसे बात करना और नज़दीकियाँ बढ़ाना उसी ने शुरू किया था। मैं तो बस उसकी बातों में आता चला गया। कोई अपना सा बन के बात करे तो किस में राग पैदा नहीं होगा। अब अचानक उसे मैं गलत लगने लगा। पता नहीं लोग अपनी गलत सोच का स्टिकर दूसरे के माथे पर क्यों चिपका देते। मैं अपने उखड़े और खिन्न मन को लिए अपने शरत कदमों को ठेलते हुए कुछ दूर निकल आया था। अब तो यही लग रहा था कि इस बीच पर इस समय सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई है। तभी लहरों की पहुंच से कुछ दूर हटकर मुझे कोई और बैठा नजर आया। खंभों की लाइट्स की रोशनी यहाँ से दूर रह गई थी, इसलिए यहाँ स्पष्ट कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं थोड़ा और करीब पहुंचा तो देखा वह मानवाकृति अपने घुटनों पर सिर रखकर बैठी है। जीन्स टी शर्ट में पता नहीं चल रहा था कि वह स्त्री है या पुरुष। मैंने भी उस तरफ ध्यान देना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि इस दुनिया में केवल एक मैं ही तो चोट खाया हुआ नहीं हूँ। मेरा तो घर भी है, फिर भी यहाँ घूम रहा हूँ, जबकि इस महानगर में लाखों लोग बेघर बाहर जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं। मगर जो ही मैं उस शख्स के एकदम नज़दीक से गुजरा, मुझे समंदर की लहरों के बीच उसकी थरथराती सिसकियाँ सुनाई दी। मैं एक पल को ठिठका और उस शख्स को ध्यान से देखा। उसके लंबे बाल बेतरतीब बिखरे हुए थे। अब समझ में आया तो वे एक लड़की थी। मैंने उससे कुछ बोलना चाहा, मगर फिर तुरंत अपना इरादा बदल लिया। यदि मैं इसकी परेशानी के बारे में पूछूंगा तो पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोचे, और ऊपर से बिल्कुल अजनबी, जबकि एक जान पहचान वाली ने आज ही मेरी नीयत पर बुरा आरोप लगाया है। मैं पहले ही चोट खाया हुआ था, सो अब और बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। मैंने वहाँ से चुपचाप आगे बढ़ जाना ही मुनासिब समझा। शायद उस लड़की ने मेरे कदमों की आहट सुन ली थी। उसने चौंकते हुए अपना चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने भी ठिठक कर उसे देखा। कम उजाले में उसे स्पष्ट तो नहीं देख पाया, मगर वो चेहरा भला सा लगा। उसने फिर संभलते हुए रुमाल से अपनी आंखें और नाक पोंछी। मैं भी किसी अदृश्य खिंचाव से वहीं ठहरा खड़ा रहा। सहानुभूति और संवेदना से मेरा मन भर आया। मैं उसकी परेशानी जानना चाहता था, शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। इतनी रात गए सुनसान में एक लड़की का अकेले रहना भी ठीक नहीं। इस परेशान मनोदशा में कहीं ये कोई आत्मघाती कदम ना उठा ले, यह सोचकर पहली बार मुझे समंदर से डर लगा। समंदर की लहरें जैसे उसकी बाहें हों और जो उस लड़की को अपने आगोश में लेना चाहती हो, एक सिहरन सी मेरे रोम रोम से गुजर गई। मैंने अपनी जगह खड़े खड़े उस लड़की से संशंकित होकर कहा, इतनी परेशानी में और इतनी रात गए अकेले समंदर के पास रहना ठीक नहीं। उसने बैठे बैठे ही अपने को विश्वास दिलाने की कोशिश में मुझे गौर से देखा, फिर पूछा, आपको क्या परेशानी जो इतनी रात गई यहाँ घूम रहे हो? मुझे समझ नहीं आया कि वह मुझसे सहानुभूति जता रही थी या मुझ पर ताना कस रही थी। इसी असमंजस में मैंने जवाब दिया, नहीं तो मुझे कोई परेशानी नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी और कोई काम भी नहीं था तो टहल रहा हूँ यहाँ, मगर आप परेशान जरूर हैं। उस
असली परेशानी तो यही है, उसने मुझे गौर से देखते हुए कहा। नींद नहीं आता। मुझे भी पिछले कई रातों से नींद नहीं आ रही और इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। आपकी वजह छोटी हो सकती है, लेकिन मेरी वजह बहुत बड़ी है। आपको मेरी बात का विश्वास भी नहीं होगा, इसलिए उस बारे में कुछ भी ना पूछो तो ठीक है। मैंने फिर भी कहा, अगर मुझ पर यकीन कर सकती हो तो बता सकती हो। मुझे भी यहाँ से लौटने की कोई जल्दी नहीं है। उसने कुछ नरम लहजे में कहा, आपको भला मेरी परेशानी की क्या पड़ी है, और आपको बता देने से होगा भी क्या? होगा तो कुछ नहीं, पर किसी को बता देने से मन का बोझ हल्का हो जाएगा। देखिए, आप मुझे गलत मत समझिए। मुझसे आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अजनबी हूँ, मगर इस निर्जन में मुझे अपना दोस्त ही समझिए। मैं आहिस्ता से उसके कुछ फासले पर बैठ गया। लड़की भी कुछ सहज और आश्वस्त नजर आई। कुछ देर बाद उसने एक गहरी सांस ली और बोली, आप ज़रा मुझे गौर से देखिए। क्या मैं आपको अबला नारी या परेशान या सताई हुई लगती हूँ? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। आप मेरे चेहरे पर मत जाइए। चेहरा तो अक्सर धोखा देता है, इसलिए आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी यह सच है कि मैं बड़ी ही जालिम, क्रूर, धोखेबाज और हत्यारन लड़की हूँ। मैं उसकी इन बातों से एक पल के लिए तो डर गया। हे भगवान, आज का दिन मेरे लिए इतना बुरा क्यों है? एक लड़की से लताया हुआ सा आकर यहाँ उससे भी खतरनाक दूसरी लड़की के हत्थे चढ़ गया। मगर अब यहाँ से हटना भी कायरता सिद्ध होगी। अब तो फंस गए सो फंस गए। बैठे रहने में ही भलाई है। कहीं इसने उल्टे सीधे आरोप जड़ दिए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि दूध का छला छाछ से भी डरता है। एक तरफ मन जिज्ञासा से भी भरा था कि देखिए अपने चरित्र को कैसे उजागर करती है। फिर भी चेहरे और बातों के बीच ये मन तालमेल नहीं बिठा रहा था। क्या इससे आकर्षक चेहरे के पीछे कोई विद्रूप चेहरा भी छुपा हो सकता है, या फिर ये मुझे गमन गढ़त कहानी सुनाकर मुझमें यह डर पैदा करना चाहती है कि अगर मैंने किसी गलत इरादे से इसके साथ कुछ करना चाहा तो ठीक नहीं होगा। मैं बुरी तरह उलझ कर रह गया। मैंने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, यकीन तो बेशक नहीं हो रहा, मगर परिस्थितियाँ आदमी को कुछ भी बना सकती है। हो सकता है आपके साथ भी कुछ ऐसा हो गया हो जिसने आपको बदलने पर मजबूर कर दिया। तभी एक लहर हमारे कदमों के पास आकर ठहर सी गई। मानो उसे भी लड़की की बात पर यकीन नहीं हुआ और अब वह उसकी पूरी कहानी सुनना चाहती हूँ। दरअसल मैं अपने ही मन के भाव लहर पर आरोपित कर रहा हूँ। उसने समंदर की लहरों को देखते हुए कहा, हाँ मैं मानती हूँ, बदल देती हैं परिस्थितियाँ। आज जो आपने मेरी पीड़ा और आंसू देखे ये बिल्कुल असली हैं, मगर ये नकली होते तो भी आप जैसे लोग असलियत पहचान नहीं पाते। वो नहीं जानते कि एक चेहरे के पीछे कितने चेहरे छिपे हो सकते हैं। ठीक इसी तरह जैसे एक लहर के पीछे कई लहरें होती हैं। कौन सी लहर आपको डुबो दे कुछ अंदाज़ा नहीं। इस क्रूर और मतलबी दुनिया में रहते रहते हम इतने बेदिल हो जाते हैं कि शायद हम खुद भी नहीं जानते। मगर कुछ लोग इतने सरल और मासूम होते हैं कि उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। मेरे जैसी लड़की तो जब चाहे जिसके साथ खेल सकती है, और उनको पता भी नहीं चलता कि कोई उनसे खेल गया। उसकी बात सुनकर मेरे मन की कड़वाहट मेरे मुंह में भर गई। वे मेरे जैसे लोगों के बारे में बिल्कुल सही बोल रही थी। मैंने खंगार कर लहर पर थूक दिया। घर पहुंचते ही ऑफिस वाली लड़की मुझे फ़ोन कर देती। हम घंटों बातें करते। वे अक्सर पूछती कि मैं उससे बातें करते हुए बोर तो नहीं होता हूँ। उससे बातें करना मुझे अच्छा लगने लगा। मुझे उस पर विश्वास होने लगा। मैंने धीरे धीरे अपने जीवन के कई राज उसके सामने खोल दिए। मैं भी पूरी सहानुभूति दर्शाती। उसके बारे में ऑफिस का मेरा कोई भी साथी मजाक में भी कुछ गलत बोल जाता तो मैं उससे उलझ जाता। मगर पिछले कुछ दिनों से उसने बातें करना बिल्कुल कम कर दिया। पूछने पर वह बड़ी बेरुखी से अपनी व्यस्तता का हवाला दे देती और उसने अपनी वास्तविकता का रंग दिखा ही दिया। बिल्कुल अजनबियों की तरह बातें की उसने। ऑफिस में
उसकी आजकल किसी और से नज़दीकियाँ बढ़ रही थी। यह लड़की ठीक कह रही है कि मेरे जैसे मूर्ख लोग कुछ समझ ही नहीं पाते। सचमुच इस लड़की ने मुझे पहचान लिया। आदमी को देखते ही पहचान लेने की काबिलियत है इसमें। मैं अपनी मन स्थिति से बाहर निकला कि लड़की कुछ कह रही थी। इन्हीं लहरों में मैंने उसे डुबो दिया था। उसे तैरना नहीं आता था। वह कुछ देर तो लहरों में हाथ पांव मारता रहा और फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखता रहा। रात के सुनसान में उसे बचाने वाला मेरे अलावा कोई नहीं था, मगर मैं तो उसे डुबोने के लिए आई थी। फिर उसे बचाता कौन? किसी पर इतना विश्वास भी ठीक नहीं कि आदमी मौत से पहले ही मर जाए। लेकिन कुछ लोग बने ही इस तरह होते हैं कि जहरीले नाग में भी प्रेम और ममता तलाशने लगते हैं। अब ऐसे लोगों को मरने से कौन बचाए? तभी एक बड़ी लहर ने हमारे कदमों के पास आकर पछाड़ खाई। नीचे से हमारे कपड़े भीग गए, पर हम बैठे रहे। वह दूर शून्य में निहार रही थी। उसका स्वर गहरे पश्चाताप में डूबा हुआ था। उसके बाद मैं रातों को ढंग से नहीं सो पाई। जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ मुझे उसकी चीख सुनाई देने लगती है। मैं घबराकर उठ बैठती हूँ। मैं कई डॉक्टर्स से मिल चुकी हूँ, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। झाड़ फूंक तंत्र मंत्र सब करवा लिया, मगर आज तक उस चीख ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मुझे हर पल पछतावा हो रहा है कि मैंने एक सही और अच्छे आदमी के साथ कितना गलत किया। मैंने बनावटी आंसू और बनावटी प्रेम से उसे छला था। वह सब कुछ सही मानता रहा और मुझ पर अपना विश्वास लुटाता रहा। कुछ दिनों से मैं यहीं आकर रात भर बैठकर रोती रहती हूँ। अपनी पीड़ा किसी को बता नहीं सकती। मैं इस हत्या के जुर्म में जेल जाने से डरती हूँ। मगर आपने ऐसा किया क्यों? क्या आपको उस समय अपने अपराध का जरा भी एहसास नहीं हुआ? मैं अब उसकी तह तक जाना चाहता था। उसके पछतावे और परेशानी में मैं अपनी कड़वाहट भूल गया था। अब कितना समय हो गया था यह मुझे भी ध्यान नहीं रहा था। उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मुझे तो किसी ने मोहरा बनाया था उस आदमी को बर्बाद करने के लिए। दरअसल मेरी एक दोस्त है जिसका उस आदमी के साथ अफेयर चला था। एक दिन मेरी दोस्त के पास्ट का उसे कुछ पता चल गया। उसमें कुछ रसूखदार लोग भी शामिल थे। उसे लगा वह उससे सरासर धोखा कर रही है। वह मेरी दोस्त से दूर होता चला गया। और एक दिन उसने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। ये बात मेरी दोस्त को बहुत नागवार गुजरी। उसने भी शादी तो कर ली, मगर उस शख्स को अपने दिल से नहीं निकाल पाई। उसने कई दफ़ा शादी तोड़कर उसके साथ रहने की बात कही, मगर वह नहीं माना। और एक दिन चोट खाई नागिन से मेरे पास आई और कहा कि मैं उसे किसी तरह अपने जाल में फंसाकर ऐसा सबक सिखाऊं कि वह किसी लायक ना रहे। एक दफ़ा तो मैंने इसे उसका मजाक समझा और उसे समझाया कि वह भी भूल जाए और उसे जाने दे, परंतु वह सीरियस थी और मुझे अपनी दोस्ती का वास्ता दिया। उसने अपने पर्स से नोटों की 2 गड्डियाँ निकालकर मेरे हाथों में थमा दी तो मैं बोल नहीं सकी। मुझे भी यह खेल दिलचस्प लगा तो मैंने खेलना तय किया। अपने आप को तैयार करते हुए समझाया कि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। इससे पहले भी 1-2 लोगों को आंटे में लेकर मैं सबक सिखा चुकी थी, मगर वे बड़े कमीने और काइयाँ टाइप के लोग थे। उनका मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ। मैंने देखा उसका चेहरा बदल रहा था। कुछ देर पहले वाला चेहरा अब उसकी गर्दन पर नहीं था, लेकिन इस बार मुझे उससे डर नहीं लगा, क्योंकि वह यहाँ कुछ छुपा नहीं रही थी, बल्कि अपना अपराध स्वीकार कर रही थी। डर वहीं लगता है जहाँ कुछ छिपाया जा रहा हो। उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। मैंने उससे फ़ोन किया। उसके नंबर मेरी दोस्त से मिल गए थे। मैंने एक नाटक रचा, एक ऐसी लड़की का जिसे उसका प्रेमी छोड़कर चला गया। मैंने उसे अपना प्रेमी मानकर फ़ोन किया। मैंने फ़ोन उठाते ही कहा कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? 4 महीने से तुम्हारी तलाश में दर बदर भटक रही हूँ। फिर मैंने सॉरी बोलते हुए कहा कि मुझे लगा आप मेरे राज हो, जिसके साथ मैं लिव इन में रहती थी। अचानक वह बिना बताए कहीं चला गया। तब से मैं हर नंबर पर उसे ट्राई कर रही हूँ।
इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। फिर दूसरे दिन मैंने व्हाट्सएप पर उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अपने आप को बहुत बेचारी, दुखी, निराश और परेशान जताया। उसने कुछ झिझकते हुए मेरी दोस्ती स्वीकार कर ली। मैंने भी उसे विश्वास दिलाया कि मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। फिर भी उसने मुझे हिम्मत से काम लेने की सलाह दी और कहा कि ऐसे आदमी को भूलकर अपनी नई ज़िंदगी शुरू करो। मैंने उसे धन्यवाद देते हुए कहा कि उसकी बातों से मुझे हिम्मत मिलती है। मैंने अपनी निराशा में खुदकुशी करने की बात की तो वह और पसीज गया। उसे सचमुच लगने लगा कि मैं कोई भी गलत कदम उठा सकती और वह बड़ी देर तक भावनात्मक रूप से मुझे धीरज बंधाता रहा। इस तरह मुझे उसे बेवकूफ़ बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर धीरे धीरे बातों का सिलसिला चल पड़ा। मैं उसकी हर बात की रिकॉर्डिंग करती रही ताकि ज़रूरत पड़े तो उसके खिलाफ़ इस्तेमाल कर सकूं, और वह मेरी हर बात का भरोसा करता रहा। अक्सर हम बीच पर मिलने लगे, लेकिन बात दोस्ती तक ही सीमित रही। हालांकि मुझे लग रहा था कि वह कुछ मेरी तरफ आकर्षित भी है। मुझे खुश देखकर उसे लगता कि उसने मेरी जान बचा ली। पैसे की ज़रूरत बताकर मैं उससे पैसे भी ले लेती थी। मेरी मदद करने को वह हमेशा तत्पर रहता। उस दिन बीच पर बातें करते करते हमें काफ़ी रात हो गई थी। मैं तो प्लान के मुताबिक चाहती भी यही थी। अचानक मैं भावुक होकर रोने लगी कि मैं अब जीना नहीं चाहती, इस समंदर में डूबकर मर जाना चाहती हूँ। और मैं पानी में उतर गई। मैं तैरना जानती थी जबकि वह नहीं जानता था। ये बात मेरी दोस्त से पता चल गई थी, इसलिए उसे समंदर के पास लाई थी। कुछ देर तो वह समझा नहीं, फिर मुझे समझाने बुझाने के लिए वह मेरे पीछे चला आया। मैंने गुस्से में अपना पर्स वहाँ दूर समंदर के गहरे पानी में फेंक दिया और कहा कि मुझे बचाना चाहते हो तो मेरा पर्स ले आओ। कुछ पल वह हक्का बक्का सा मेरा चेहरा देखता रहा, फिर पानी में आगे बढ़ गया। तभी एक बड़ी लहर लपकी और उसे अपने साथ बहा ले गई। कुछ देर उसने मुझे देखते हुए हाथ पांव मारे और अथाह पानी में समा गया। मुझे लगा मैंने अपना खेल ख़त्म कर दिया, मगर वह ख़त्म नहीं हुआ था। अभी वह खेल बाकी है। मेरी दोस्त को तो विश्वास भी नहीं हुआ कि मैंने इतनी जल्दी और इस सफाई के साथ उसका काम कर दिया। उस दिन के बाद शायद वह सुकून से सोई होगी, मगर मेरी रातों की नींद हराम हो गई। समंदर उसी तरह हिलोरे ले रहा था और उसकी फेनी लहरें उसे थपकियां दे रही थी। लड़की मुझसे बेखबर चुपचाप लहरों को देखती रही। मुझे लगा कि अब उसका मन शांत हो गया है, शायद आज रात वह सुकून से सो सके। गहरे पश्चाताप से उसका अपराध बोध शायद हल्का हो गया था। बहुत देर मौन के बाद वह अचानक अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मैं भी खड़ा हो गया कि शायद अब यहाँ से चलने की तैयारी है। उसने मेरी तरफ देखे बिना ही कहा, आप चलो, मैं ज़रा टॉयलेट जाकर आती हूँ। मैं भी उसकी तरफ देखे बिना अपना झोला उठाकर चल पड़ा। चलते हुए मैंने अपना मोबाइल देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मुझे चिंता हुई कि सुबह ऑफिस भी जाना है। अगर नींद पूरी नहीं हुई तो दिन भर परेशान होऊंगा। मुझे सांझ की घटना याद आई तो मैंने उसी क्षण यह भी तय किया कि अब मुझे दूसरे ऑफिस में अपना तबादला करवा लेना चाहिए। तभी मुझे लड़की की याद आई तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ से कुछ ही कदम आगे निकला था, मैंने देखा लड़की समंदर में लहरों की तरफ आगे बढ़ी जा रही थी। मैंने उसे रोकने के लिए पुकारते हुए उसकी तरफ तेज़ कदमों से चला, मगर वह मेरी पुकार को अनसुना कर आगे बढ़ती रही। सहसा मेरे देखते देखते ही एक विशाल लहर आई और उसे अपने आगोश में लेकर विलीन हो गई। मैं सन्न रह गया, मेरे कदम ठिठक गए, भय से हाथ पांव फूल गए, मेरी जुबान तालू से जा चिपकी। जब मुझे होश आया तो मैं शहर की तरफ भागा। मुझे लगा समंदर की लहरें मेरे पीछे आ रही है, मगर मैं बेतहाशा भागता रहा। सड़क पर पहुंचकर ऑटो में बैठकर ही मैंने दम लिया। उखड़ी सांसों पर काबू करते हुए मैंने उसे चलने का इशारा किया और उसके बाद मुझे बीच पर जाने से डर लगने लगा।
तो अभी आप सुन रहे थे श्री राजेश कमाल जी की रचना समंदर की लहरें। रचना कैसे लगी प्लीज़ लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद। नमस्कार, आज आप सुनेंगे